हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। पिछले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, वहां हम लोग बहुत चीज सीखे भी, ठीक है। अलग अलग वैरायटीज के न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ 3-4 क्वेश्चंस किए थे। मैंने बताया भी था कि एक लेक्चर और आएगा न्यूमेरिकल्स पे, तो एक और लेक्चर है, फिर उसी संदर्भ में कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा करना, लेकिन वही है ना। कंसेप्ट कुछ भी चेंज नहीं हुए, कंसेप्ट वही लगाना है, बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया हुआ है एसी, जिसको हम लोग कहते हैं k²r_t², ठीक है। जहां पर k² क्या है, एक कांस्टेंट है ना, वेयर k इज कांस्टेंट। यहां पे लिख देता हूं, k जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। r क्या है यहाँ पे, रेडियस है, और t क्या है यहाँ पे, टाइम है, ठीक है। सब अपने अपने ऐसा यूनिट में है ना, समझ कुछ सोचने की बात नहीं है। k कांस्टेंट है, r रेडियस है, और t टाइम है। अब यहां पर पूछा गया है कि स्पीड बताइए क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, और एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस का मिश्रण है यहाँ पर, एंगल बिटवीन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस तो पिछले लेक्चर में भी हम लोग किए थे, लेकिन पिछले लेक्चर में होता क्या था कि या तो अल्फा दिया रहता था टाइम का फंक्शन, या ओमेगा दिया रहता था टाइम का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया हुआ है टाइम का फंक्शन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किया जाए फिर, चलिए करते हैं, है ना। जो लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। नहीं तो उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्पीड निकालने का सोचते हैं लोग, है ना, स्पीड। तो बेसिकली अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ऐसे ही करके गोल बनेगा, ये सेंटर होगा, और ये इसका रेडियस r है ना। लेट से इसी पॉइंट पे सारी चर्चाएं हो रही है। तो इधर ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता था और इधर रेडियल एक्सीलरेशन होता था, मालूम है ना। तो रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना, यहाँ पे एसी से मैं डिनोट किया हूं। तो सबसे पहले एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, k²r_t²। अब देखो, चूंकि ये क्वेश्चन में k, r और t दिया हुआ है, तो ये सारे आंसर आपके k, r और t के रिस्पेक्ट में आ सकते हैं, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू आएगा 2, 3, 4, ऐसा नहीं आएगा, कांस्टेंट है ना, इन्हीं वैल्यूज में आएंगे। तो एसी k²r_t² है। स्पीड के लिए टर्म में एसी का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा²r होता था या v²r, ठीक है। ओमेगा = v/r होता है, मालूम है ये चीज, ठीक है। तो चूंकि v निकालना है, स्पीड निकालना है, तो v²r इसको यूज कर लेते हैं। तो v²r k²r_t², ठीक है। तो v² कितना हो जाएगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k²r²t², ठीक है। अंडर रूट कर लो दोनों तरफ, तो v क्या आ जाएगा, krt, ठीक है, krt। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे आया krt। बस आंसर सिंपल है ना, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ना, मैं थोड़ा सा आप लोग को रिकैप करवा देता हूँ। अगर मान लो इसी तरफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता था और इसी तरफ वेलोसिटी v होती थी, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो अच्छे से, तो मैं एक चीज बताया था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन dv/dt होता है, ठीक है, और नेट एक्सीलरेशन dv/dt होता है। बेसिकली ये वो लेक्चर था जिसमें एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, वो टॉपिक है लेक्चर का, उसमें मैं ये चीज में अंतर फर्क समझाया था, ठीक है। dv/dt और dv/dt का मतलब क्या हुआ, है ना। नेट एक्सीलरेशन में पूरे वेलोसिटी वेक्टर को कंसीडर करना होता है। वेलोसिटी वेक्टर में स्पीड भी आ जाती है और मतलब मैग्नीट्यूड भी आ जाती है और डायरेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन v है ना, जब वेक्टर का साइन नहीं दिया हुआ है, इट मींस दैट ये इसका क्या है, बस मॉड है ना, मतलब स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं करता हूँ dv/dt, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या निकाले, बेसिकली स्पीड ही निकाले हैं, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ, KRT/dt,
इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, के आर तो कांस्टेंट है, सब बाहर चला जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बाबू के आर ही आएगा। ठीक है, तो दो आंसर समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। अब तीसरा नेट एक्सीलरेशन। अब नेट एक्सीलरेशन तो बहुत इजी है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, तो नेट एक्सीलरेशन कहीं कुछ इधर आता है, नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये पिछले लेक्चर से हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पर, है ना। तो नेट एक्सीलरेशन देख लीजिए, अंडर रूट में लिख दूं डायरेक्ट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये मैं पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ समझाने का, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों 90 डिग्री पे, और जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आता है। तो फिर ठीक है, तो देखिए AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, K स्क्वायर है यहाँ, तो K का पावर 4 आ जाएगा, R का पावर स्क्वायर हो जाएगा और T का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस AT का वैल्यू किधर है, यहाँ है, इसका स्क्वायर कर दो, K स्क्वायर R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, या इसको आगे सॉल्व करके कुछ कुछ कॉमन वॉमन निकाल के बाहर ला सकते हो, है जैसा ऑप्शन में रहेगा, कर दूंगा मैं सॉल्व। चलो ठीक है, देखो K स्क्वायर R स्क्वायर अगर कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो तो K स्क्वायर बचेगा और T का पावर 4 बचेगा और इधर 1 बचेगा। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में एक रूट से बाहर जा सकता है, तो ये रूट से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, KR हो जाएगा और साथ में इधर ये पूरा बच जाएगा। तो ये नेट एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा नेट एक्सीलरेशन कैसे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नेट एक्सीलरेशन। इसको देखिए कैसे करते हैं। ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे एंगल वाले, है ना। तो बहुत लोग तो कर ही लिए होंगे ये वाला भी, है ना। यहाँ तक कर लियो तो एक बार इसको ट्राई करो एंगल निकालने का। ठीक है, क्योंकि ये पूछ देता है मेंस में बहुत, है ना, और ये ऐसा लगता है बच्चों को कि हार्ड क्वेश्चन होती है। ठीक है, हार्ड बिल्कुल नहीं है ना। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। तो सबसे पहले एंगल निकालने के लिए क्या करना होता है, इस है ना एक्सीलरेशन के वेक्टर डायग्राम को बना लो अच्छे से। तो चलो मैं बना देता हूँ। इधर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इधर 90 डिग्री पे बनाना है, इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और इधर कहीं पर नेट एक्सीलरेशन है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब देखो पूछा किसके बीच का एंगल है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नेट एक्सीलरेशन के बीच। शायद पिछले लेक्चर में मैं पूछ रहा था बार बार सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और नेट एक्सीलरेशन के बीच का एंगल, ये वाला पूछता था। अभी ये वाला पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर हमें मालूम है, कोई भी एंगल पूछो। ठीक है, या ये वाला निकाल लोगे तो ये 90 डिग्री माइनस कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में 90 डिग्री माइनस करके नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यही निकाल देते हैं डायरेक्ट, दिस थीटा। ठीक है, अब थीटा कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा से निकालना है, वेक्टर को शिफ्ट कर दो। तो इधर क्या आ गया, AC आ गया इस साइड में। ठीक है, और ठीक है और ये इधर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको और ऊपर कर सकते हो, AC को छोटा कर देता हूं। समझ में आ रहा है। ठीक है, वेक्टर को क्या किए बाबू हम लोग, शिफ्ट किए। ठीक है, ये फिर वेक्टर में आप लोग पढ़े हो गए थे ना, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से, इसको यहाँ पे शिफ्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से टेन थीटा निकाल दो सिंपल। ठीक है, क्या होगा टेन थीटा, बता सकते हो किसी भी ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होता है, ये 90 डिग्री है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला, है ना। तो टेन थीटा निकाल दो। सामने में कौन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, और बगल में क्या है बाबू, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना, या परपेंडिकुलर बाय बेस, जैसे भी याद रखना चाहो। टेन थीटा AC बाई AT हो गया। अब कुछ नहीं करना है बाबू, AC और AT का वैल्यू उठा के रख दो। तो AC का वैल्यू कहां से रखते हैं, कहां है AC, हाँ यहाँ पे K स्क्वायर
आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और 80 का वैल्यू कितना है के आर। ठीक है सर, नीचे दिख रहा होगा अभी तुम लोग, ठीक है यहां तक दिख रहा है, तो ये समझ में आ गया। अब बस के कटेगा, एक आर आर कट जाएगा, के से कटेगा तो के बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा के टी स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है इसका, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, तो है ना बहुत चीज यहाँ पर सीखी है, एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मेंस है ना लेवल या एडवांस लेवल तक को ये टच कर रहा है ये क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो नीट लेवल में भी इजी रहेगा, है ना। लेकिन ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ, एक चीज जान लो, अगर आप लोग के मन में डाउट आ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर की है, क्या ओमेगा स्क्वायर आर करने से ये सारी चीजें आंसर आती, तो बिल्कुल आती। ठीक है, मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, है ना। ओमेगा स्क्वायर आर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, तो आर आर कट जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ लो ना, v स्क्वायर बाय आर तो ओमेगा स्क्वायर आर रहता है, आर आर कट जाता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है के टी हो जाता है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू के टी। अब देखो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, वी बाई आर करो तो यहाँ पे भी के टी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ओमेगा निकल गया तो अल्फा भी निकालना जानते हो, है ना। ओमेगा क्या आ चुका है, के टी आया है, के टी। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है ना। के कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी टी 1 हो गया। ठीक है, तो अल्फा क्या आ गया, के आ गया, है ना, अल्फा के आ गया। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता था, अल्फा आर होता है ना, ये भी जानते हो, अल्फा आर, है ना। तो के अल्फा है और आर आर है, तो के आर, देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये मत सोचना कि ये नया कैसे हो गया। ठीक है, मतलब एक अलग, है ना, एक अलग तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व भी किया हूँ, लेकिन आप चाहो तो वो पुराना मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये शायद आप लोग के दिमाग से उतर गया होगा, ये चीज जो मैं बताया हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जाना पिछले लेक्चर में देखना, है ना, जब मैं वहां एक्सप्लेन किया था अच्छे से, तो ये शायद दिमाग में से उतर गया था। इसी चीज को मैं समझाने के लिए इस मेथड से सॉल्व किया हूँ। समझ में आ रहा है, ओमेगा अल्फा से भी कर सकते हो सॉल्व, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, वो मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 से बना सकते हो आप लोग। ठीक है, नोट लो, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, उसके बाद ये वाला देखते हैं। तो अगर बनाना चाहो तो पॉज करके बना सकते हो, तुम लोगों के पास हमेशा ये ऑप्शन है यूट्यूब पे। तो ठीक है ना, मैं सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 रूट थीटा दिया हुआ है। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो मोर और लेस हमेशा टाइम का फंक्शन दिया जाता था। ठीक है, और चाहे तुम अल्फा निकालो, ओमेगा निकालो, डी थीटा बाई डी टी, या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, हमेशा देखो वो सब डिफरेंशिएशन जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है, तो वहां डिफरेंशिएट करना बहुत इजी लगता था, है ना, टाइम बस वेरिएबल रहता था, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम नहीं है, यहाँ पे थीटा है। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ठीक है, तो ये उसी तरह का एक तरह का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि याद है कैलमेटिक्स में आप लोग पढ़ते थे, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन रहता था और एक्सीलरेशन पूछा जाता था तब तो बहुत इजी रहता था, है ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी कर देते थे। लेकिन जब वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन रहता था, है ना, एक्स या एस, जिससे आप लोग डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए, है ना। तो जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहता था तो एक्सीलरेशन आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल सकते हो डीवी बाई डी एक्स, है ना। वहां पर थोड़ा सा चेन रूल आपको अप्लाई करना होता था, तो मैं थोड़ा सा वो रिकैप करवा देता हूँ, है ना। ऐसे ये भी चेन रूल भी आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके होंगे, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, मैं रिकैप करवा देता हूँ इसको, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, मान लो वेलोसिटी इज, है ना, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, एक्स स्क्वायर है, और पूछा गया है एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, अब जैसे वेलोसिटी अगर टी स्क्वायर है, एक्सीलरेशन पूछा जाता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, डीवी बाई डी टी कर देते इसको, है ना, और डीवी बाई डी टी 2t आ जाता है, सिंपल आंसर था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी एक्स स्क्वायर है, तब एक्सीलरेशन निकालना है, तो फिर क्या करना चाहिए, है ना। तो एक्सीलरेशन तो देखो भाई डीवी बाई डी टी ही होता है,
फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला है डीवी बाई डी का, ठीक है। यहाँ पर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, उसको चेन रूल भी कहा जाता है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, अच्छे से देख लो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, समझाने के लिए, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। डी एक्स काटो तो देखो यहीं पर पहुंच गए, ठीक है, ऐसे काटम कुट्टी नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए, है ना, इसी तरीके से याद भी रखते हैं आप लोग को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैथ्स में ये सब चीज गलत हो जाएगा, कभी मत बोल रहे सर काट लिया ऐसे ऐसे। अब देखो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ये तो मालूम है ना, और डीवी बाई डी एक्स बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, v इंटू डीवी बाई डी एक्स हो गया, बस हो गया। वेलोसिटी देखो x का फंक्शन है, और यहाँ डिफरेंशिएट भी किसके टर्म में करना है, x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो अब तो आप कर सकते हो, करके दिखा दो। देखो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डीवी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, तो ये कितना आ गया 2x क्यूब आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो है ना, मैं वो करता हूँ कि आप लोग ये पहले से जानते थे ना, जो लोग थोड़ा सा है ना भूल गए थे उनके लिए मैं ये समझा दिया, है ना। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि हर चीज में समझाते रहूंगा, क्योंकि जो चीज कम टाइम में समझाया जा सकता है वो मैं समझा दूंगा। जिसके लिए एक लेक्चर बनाना होगा, जैसे वेक्टर वाला जो पिछले क्वेश्चंस में हम लोग किए थे, तो वो है ना आप लोग को याद रखना होगा, है ना, क्योंकि इतना मैं टाइम यहाँ नहीं दे सकता हूँ। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ देखो वेलोसिटी एक्स का फंक्शन था, और सर्कुलर मोशन में आप लोग जानते हो वेलोसिटी का एनालॉगी ओमेगा होता है, और एक्स का एनालॉगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। एक्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ एक्सेलरेशन निकालना था, यहाँ क्या निकालना है हम लोग को, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो काम वही है पूरा अच्छे से। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। अल्फा इक्वल टू क्या होता है लोग, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, मान लो ना। देखो सेम उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब देखो तुम लोग ये दिमाग मत लगाना कि ये इंटू जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है। तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। तो देखो ये याद रहे या न रहे, लेकिन एक्सीलरेशन का जो ये फॉर्मूला होता है v dv बाई dx, ये भी याद रखा करो, है ना। सर बताते भी होंगे आप लोग को जब पढ़ाया गया होगा कि एक्सीलरेशन में क्या करता है, dv बाई dt होता है, ये इसको भी याद रख लेना चाहिए, v dv बाई dx, है ना, ठीक है। तो देखो v की जगह ओमेगा आ गया और x की जगह थीटा आ गया, ये सर्कुलर मोशन का एनालॉगी होता है, हम लोग जानते हैं बखूबी। अब बस डिफरेंशिएट करना है। देखो हो पाएगा डिफरेंशिएट, ओमेगा का वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या 2 रूट थीटा, ठीक है। डी ओमेगा बाई डी थीटा कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है ना, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब देखो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे रूट थीटा है, 2 तो बाहर रहेगा, ये तो समझ में आ रहा है। थीटा का पावर 1/2 हो गया ये, ठीक है, 2 तो बाहर रहा, है ना। अगर इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटू 1/2 हो जाएगा, n मल्टीप्लाई होता है और पावर में 1 घट जाता है, यानी थीटा का पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी यूं कहे तो 2 कट गया, तो थीटा का पावर माइनस 1/2, यानी 1 बाय थीटा का पावर 1/2, यानी 1 बाय रूट थीटा, ठीक है। बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये डिफरेंशिएट कर लेना अच्छे से। तो मैं डायरेक्टली हूँ यहाँ पे 1 बाय रूट थीटा, रूट थीटा कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर सिंपल आ गया 2, और सब कुछ ऐसा यूनिट में अगर रखा जाए तो अल्फा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको रब करूंगा अभी, है ना, इस वाले पोर्शन को, है ना, ये आप लोग अपने से डिफरेंशिएट करके नोट करना, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग चाहो तो बना के देख सकते हो, देखते हैं बनता है कि नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ वेलोसिटी डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, v इक्वल टू रूट एस है ना। एस भी ले सकते थे, एक्स भी लिखा जा सकता था, ठीक है, जो लिखना चाहो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन में ये सब बहुत अच्छे से मेंशन रहेगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा। मैं यहाँ पे बस उसका है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ क्वेश्चन फॉर्म में।
एक्स एस यहां पर क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और v क्या है यहां पर, स्पीड है, इसका मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो वो अंडर रूट एस का फंक्शन है, रेडियस 1 मीटर है। इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा, ठीक है, इस स्पीड के साथ, तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो एस है, ठीक है। वो अंडर रूट एस का फंक्शन दिया हुआ है, रेडियस 1 मीटर है इसका। तो पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट आफ्टर 1 सेकेंड, है ना। रेडियल एक्सीलरेशन और नेट एक्सीलरेशन के बीच 1 सेकेंड के बाद क्या एंगल होगा, तो क्या होगा, बस रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, नेट एक्सीलरेशन निकालना है, फिर उसके बाद एंगल देखना है ना। हजारों क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, अगर देखा जाए तो, है ना, 5-6 कर ही लिए। तो चलो निकालते हैं। v अंडर रूट एस है, तो v को डिफरेंशिएट अगर किया जाए, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, नेट एक्सीलरेशन मिलेगा, रेडियल एक्सीलरेशन मिलेगा या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलेगा। याद आ रहा है कुछ, v यहाँ पे स्पीड है ना, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है बाबू, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग समझाए थे, मतलब मैं समझाया था। तो निकाल दिया है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। लेकिन दुर्भाग्यवश ये टाइम का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना होगा, वो चेन रूल वाला कंसेप्ट लगाना होगा। तो मैं डायरेक्टली क्यों यहाँ v dv बाई dx था, वहां पे यहाँ s लिख देता हूं, क्या दिक्कत है ना। v का वैल्यू कितना है, रूट s है, dv बाई ds डिफरेंशिएट करो, s का पावर 1/2 है ना, इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है 1/2 रूट s, ठीक है। इफ आई राइट यही आएगा, ये सब याद हो गया प्रैक्टिस करते रहते, ठीक है। अंडर रूट एस का पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में -1 होगा, है ना। तो 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा, यानी वो नीचे जाके अंडर रूट हो जाएगा, और 1/2 तो पहले से था। तो यहां देख सकते हो रूट एस और रूट एस कटिए, यानी 1/2 आ रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ना। सब कुछ ऐसे यूनिट में रखो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर आ गया तो रेडियल एक्सीलरेशन निकालना क्या मुश्किल बात है, यही सब लोग निकाल सकते हैं रेडियल एक्सीलरेशन। कैसे रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, v² बाई आर, याद आ रहा है, v² बाई आर होता है रेडियल एक्सीलरेशन। तो v² कर दो, v² करने पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट एस का स्क्वायर, यानी s आ जाएगा, डिवाइडेड बाई रेडियस 1 मीटर है, यानी ये कितना आ गया, s ही आ गया रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है। ये देखो तो समझ में आया कि नहीं, यहां तक अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है। या रेडियल एक्सीलरेशन को आप लोग ω² r से भी कर सकते हो, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, है ना। अब क्या है, रेडियल एक्सीलरेशन है नेट एक्सीलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड, या ऐसा करना चाहिए, है ना। इसको ω/r से हम लोग करते हैं, क्योंकि s यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, ठीक है, हम लोग को अच्छा वैल्यू चाहिए। तो देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर आ गया, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 1/2 आया है, तो यहां से हम लोग को ओमेगा चाहिए। ओमेगा निकालने के लिए हम लोग पहले अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा निकाल सकते हो क्या, अल्फा इंटू आर क्या हो जाएगा 1/2। अब आर का वैल्यू क्या है 1/2 मीटर ही है, तो अल्फा का वैल्यू भी कितना आ गया 1/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, अल्फा आ गया। अब यहां से हम लोग को क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बाबू, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया 1/2, तो डी ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे 1/2 डी टी, कोई दिक्कत, अरे अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है, मालूम है ना, ये 1/2 डी ओमेगा इक्वल टू 1/2 डी टी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। अब देखो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर कुछ एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, इनिशियल ओमेगा 0 मान लो, ठीक है, यानी टाइम जब 0 था तो ओमेगा क्या था 0 था, मतलब रुकी हुई थी ये, है ना, सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा था। जब टाइम t हो गया तो ओमेगा ओमेगा हो गया, है ना, ओमेगा मान लेते हैं उस इंस्टेंट पे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो तो ओमेगा इक्वल टू t/2, मैं डायरेक्ट लिखा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओमेगा इक्वल टू t/2, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे ये सब इसलिए करना पड़ा बाबू क्योंकि टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है ना, तो हम लोग को टाइम का फंक्शन चाहिए था, ना कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, है ना, तभी इसका यूज कर पाएंगे, है ना। टाइम यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, तो हम लोग को ये करना पड़ा,
ठीक है, ये क्वेश्चन में उतार लेना है ना, ओमेगा इनिशियल 0 था, तो ओमेगा इज इक्वल टू t/2 हो गया। ठीक है, अब रेडियल एक्सेलरेशन निकालना बहुत इजी है, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा t²/4 और r का वैल्यू कितना है 1 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा t²/4। अब टाइम का वैल्यू क्या पुट कर देना चाहिए, 1 पुट कर देना चाहिए, क्योंकि 1 सेकेंड पे सब कुछ निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लो रेडियल एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, एंगल पूछ रहा था, फाइंड एंगल बिटवीन AR एंड A नेट, तो फिर से वही काम करना होता है हम लोग को। अब तो आदत हो गई होगी, AR इधर होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर मान लेते हैं, नेट एक्सेलरेशन इधर मान लेते हैं। ठीक है, किसके बीच का एंगल पूछा है, AR और A नेट के बीच, यानी ये एंगल पूछा है हम लोग से। ठीक है, तो निकाल लो ये एंगल, है ना, वेक्टर को शिफ्ट किए, 80 इधर आ गया, तो यहां से देख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 80/AR। ठीक है, 80/AR। अब 80 का वैल्यू कितना है 1/2 है और AR का वैल्यू 1/4 है, बस पुट करना है यहाँ पे, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, ये कितना है tan थीटा है। इसको सॉल्व करोगे तो बाबू देखो कितना आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 4/2 2 बचेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या हो चुका है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है, उधर ले जाओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर है ना, ये देख लो, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लग रहा था, ये तो नीट में पूछ सकता है ना, इजी है। ठीक है, ये पूछ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का था, इसमें बहुत चीज मिक्स हो गया, सारा कंसेप्ट ही मिस हो गया, मिक्स हो गया। हाँ, ठीक है, तो अब देखो किए क्या है, नटशेल में मैं बता देता हूँ कि वेलोसिटी यहाँ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया होता है, देना चाहिए था इसको टाइम का फंक्शन, क्यों, तभी टाइम तो दिया उसका यूज कर पाते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए हम लोग है ना सबसे पहले क्या किए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दी, क्योंकि वो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टेंजेंशियल निकल जाता है ना, उसका मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर होता है, हम लोग को मालूम है, अल्फा 1/2 आ गया यहाँ से। उसके बाद हम लोग को ओमेगा निकालना है ना, तो ये क्वेश्चन तो उस टाइप का हो गया, इक्वेशंस ऑफ मोशन टाइप का। देखो अल्फा कांस्टेंट है, तो चाहते तो ये तुम है ना ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी करके भी निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला तभी लगता है जब कांस्टेंट होता है कौन, अल्फा। तो यहाँ अल्फा इत्तेफाक से कांस्टेंट है, तो देखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना, अल्फा 1/2 टी है, तो t/2 हो गया, ओमेगा नॉट क्या है 0 दिया हुआ है ना, इनिशियल ओमेगा 0 है। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा। यहां से आप लोग रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर। अब ये सब क्वेश्चन तो आप है ना, पहला क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में किए थे उस टाइप का बन गया है। ठीक है, उसके पहले ही है ना नया पार्ट आया, उसके बाद तो पुराना ही चीज चल रहा है, एंगल में तो हजारों निकाल चुके हैं। तो फिर आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए लगभग, काइनेमेटिक्स पोर्शन के सर्कुलर मोशन में जो होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। ठीक है, जब सर्कुलर पाथ होती है तो उसकी रेडियस है ना, वो लोग ये सर क्या है, यही तो रेडियस है, हाँ यही रेडियस है, लेकिन जब पूरा अच्छा एक सर्कल बना तब उसका एक रेडियस है जो कि हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। अगर मान लो ऐसे है ना पाथ हो ऐसे तो हर पॉइंट पे रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वैसे क्वेश्चन में कैसे रेडियस निकालना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी उस पर ज्यादा मत सोचो, नेक्स्ट लेक्चर देखना। ठीक है, तो फिर वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग डायनेमिक्स पार्ट में आएंगे। डायनेमिक्स मतलब फोर्स का है ना, वहां पे इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग इसको नोट कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।